हमारे बॉडी पे हर सेकंड मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं अभी भी जब तुम बैठ के पढ़ रहे हो। और कभी भी अगर हमारे इस सेल डिवाइडिंग स्टेज में प्रॉब्लम आ जाता है तो कैंसर हो जाता है। और हमारी बॉडी जो है इसको प्रिवेंट क्यों नहीं कर पाती है, इन सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर तुम मेरे साथ रहते हो पूरे लेक्चर पे, सो तुमको मैं यहाँ पे अपना नीट का सारा कुछ मामला पानी फिनिश कराऊंगा। लाइक 1 घंटे के अंदर तुम्हारा सब कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें जस्ट रिवीजन करना पड़ेगा, वो भी मैं तुम्हें इसी लेक्चर पे करा दूंगा, ठीक है। सो इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। इस पर मैंने सारा एनालिसिस वगैरह तुम लोगों के लिए निकाल के रखा है ताकि तुमको प्रॉब्लम नहीं हो बिल्कुल, ओके। सो शुरू करते हैं अपना सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाला चैप्टर के साथ, ठीक है। अपना एनसीईआरटी डिकोड करेंगे वर्ड बाय वर्ड हरे कृष्ण के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। अभी नीट के सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिसको तुम्हें करके ही करके जाना है, ठीक है ना। 8 नंबर भाई जस्ट इन टॉपिक से मोर देन 5 और 6 ईयर्स पे तुमको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो हमारा जो मियोसिस है सबसे पहला, इससे जो है अपना कि लेप्टोटीन जाइगोटीन वगैरह से कहाँ पे क्या रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, क्या वो हो रहा है, इसके लिए मैंने बहुत अच्छे निमोनिक्स बनाए हैं। इस पे तुमको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आता है हमारे चेक पॉइंट्स वगैरह कि G1 S G2 और स्पिंडल वगैरह का कैसे क्या सिस्टम रहता है। दूसरा रहता है कि सिंथेसिस फेज पे, तीसरा ये डीएनए कंटेंट कैसे डिवाइड होता है सिंथेसिस फेज पे, ओके। सो पूरा लेक्चर देखना, आई प्रॉमिस भाई एकदम अच्छे से हो जाएगा ये। इस पे मैंने भाई बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसका कंटेंट निकालने के लिए, ठीक है। सो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। नीट 2026 परफेक्टली जाएगा हमारा इस लेक्चर के बाद, ओके। शुरू करते हैं अपन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा हर एक सेल ऑर्गेनिज्म या फिर रहता है कुछ भी, हमें पता है कि वो सिंगल सेल हो सकता है अपनी जर्नी मतलब कि जिंदा रहने के लिए सिंगल सेल हो सकता है या फिर मल्टी सेलर हो सकता है, ओके। सो ग्रोथ रिप्रोडक्शन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे सेल के, हमें पता ही है क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है लिविंग वर्ल्ड में, ओके। इंडीड फॉर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जो नई नई डॉटर सेल होता है, अगर मान लो ऐसा कुछ सिंगल सेल है ये ऐसा, तो 2 डॉटर सेल बना रहे हैं और वो ग्रो करेगी, डिवाइड करेगी और नई पॉपुलेशन जनरेट करेगी, और ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो बनती हैं, ठीक है ना। सो ये जो साइकिल है ग्रोथ और डिवीजन का, ये अलाउ करती है किसी भी एक सिंगल सेल को कि वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो जो स्ट्रक्चर है उसका सिंपल सा वो फॉर्म जो किया हुआ है वो कंसिस्ट करेगा कितने सारे मिलियंस ऑफ सेल्स वो जनरेट कर सकता है जस्ट बाय सिंगल सेल और अपना रेप्लिकेशन की प्रोसेस, नाइस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जहाँ से मेन मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आना, ठीक है। अब सेल साइकिल होता क्या है? सेल की एक साइकिल होती है जिसपे वो कंटिन्यूअसली भागता रहता है और खुद को रेप्लिकेट करता है और अपना जनजाति वगैरह बढ़ाता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी और जो सेल्स हैं वो हेल्दी रहते हैं और जब भी हमें कभी चोट लगती है सो इसी की वजह से ठीक हो पाता है, ओके। न्यू सेल्स रिप्लेस कर देते हैं और डेड सेल्स को। सो डीएनए जो है रेप्लिकेट करेगा और सेल ग्रोथ करेगा साथ ही साथ, ठीक है। और जो सेल डिवीजन रहता है ये डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ और इन सब की वजह से होता है और ये कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि कभी भी भाई चल रहा है कि तुम्हारे पे भाई वहाँ पे सेल की जरूरत नहीं है, तुम्हें चोट नहीं लगी है फिर भी वो सेल डिवाइड कर रहा है वहाँ पे, ऐसा कभी नहीं होता। और अगर ऐसा कभी हो जाता है तो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है जिसको हम मेलिकेंट ट्यूमर या फिर बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं। इट मीन्स वो कैंसरस कंडीशन हो जाती है जब भाई औकात से ज़्यादा अनकोऑर्डिनेटेड वे में ग्रो करने लगता है सेल, ठीक है। सो इसीलिए हमें ज़रूरी है क्या कि ये कोऑर्डिनेटेड वे में सारा कुछ डिवीजन हो और सही तरीके से हो, ठीक है। अब इसी की वजह से हमारी प्रोजेनी ऑफ सेल्स बनेंगी जो कि इंटैक्ट करेंगे विद द जीनोम। जीनोम क्या है अपना सारा जो सेल साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस वगैरह के अंदर या फिर कुछ भी अगर डीएनए टाइप का है उसको हम जीनोम बोल रहे हैं, ठीक है। जीनोम जो कि कंसिस्ट करेगा सारा कुछ जो कि सेल को जरूरत है फॉर द डिवाइडिंग ऑफ अपना, ठीक है ना, डिवाइडिंग फेज में जाने के लिए, और उसी को हम सेल साइकिल बोलते हैं, नाइस। अब सेल की ग्रोथ क्या होती है? सेल की ग्रोथ बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि भाई वो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ है या फिर कैसी ग्रोथ है, ठीक है। वो साइटोप्लाज्मिक इन टर्म्स ऑफ अगर हम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की बात करते हैं तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें डीएनए का सिंथेसिस होगा ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। सो एक ही स्टेज पे डिवाइड होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर सेल के साइकिल मतलब सेल साइकिल है पूरी तो उसमें क्या है कि एक अलग अलग चेक पॉइंट्स है अभी जिनकी मैंने बात की G1S वगैरह, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर एरिया ही होगा जहाँ पे साइटोप्लाज्मिक का ग्रोथ होगा, एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होगा, ओके। सो एक स्पेसिफिक स्टेज रहता है सेल साइकिल में ताकि वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड वे में अपना डिवाइड कर पाए और नया अपना डॉटर सेल या फिर डॉटर न्यूक्लियाई वगैरह ये सब कुछ अपना कॉम्प्लेक्स जो भी उसका है स्टेजेस वो परफेक्टली करे और अपना जेनेटिकली कंट्रोल वे में काम करे, ठीक है। सो अब सेल साइकिल में इंटरफेस आता है और एम फेस या फिर माइटोसिस फेस आता है, ठीक है। इंटरफेस में हमें इसको बोल सकते हैं प्रिपरेटरी फेज या फिर रेस्टिंग फेज। ये मोर देन 95% टाइम ऑफ द सेल साइकिल लेता है, ठीक है। अब जो सेल की ग्रोथ रहती है ये ऑर्गेनली और ये सेल डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या कि ये सारी प्रोसेस चलेंगी।
अब इंटरफेस इज लाइक, तुम अगर डॉक्टर बन रहे हो तो सबसे पहले तो भाई 5.5 साल तुमको एमबीबीएस करना है, ठीक है ना। उसमें भी तुमको भाई 4.5 साल बस वो बैठ के किताबें खिलाएंगे कि ले भाई पढ़ पढ़ पढ़, तब जाके तुमको फिर एक्चुअल में पेशेंट ट्रीट करने को मिलता है। सो इंटरफेस इज जस्ट लाइक यू, जो कि प्रिपरेटरी फेज में या फिर रेस्टिंग फेज में, जो कि 95% ऑफ जो अपना टाइम है वो किताबें चाटता हुआ, मतलब कि सेल साइकिल का टाइम प्रिपरेशन करने के लिए निकाल देता है, ठीक है, ऑपरेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो सेल की ग्रोथ, ऑर्गेनेलिटी, डुप्लीकेशन, ये सब कुछ होगा, और ये सारी हमारी डिवाइड करेंगी स्टेजेस हैं, चेक पॉइंट से। नाइस। अब एम फेज माइटोसिस में क्या होता है कि ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है भाई, लेस देन 5% ऑफ टाइम यही लेती है, और डिवाइड करता है इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। इट मीन्स यहीं पे तुम्हारा न्यूक्लियस डिवाइड होगा, दो अलग अलग सेपरेट बनेंगे, और यहीं पे तुम्हारे दो अलग अलग साइटोकाइनेसिस, मतलब कि साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होकर नया सेल बनेगा, ठीक है। फेज ऑफ सेल साइकिल अभी ऊपर बता दिया मैंने कि एक यूकैरियोटिक है। सो अब इसमें भी एक्सेप्शन टाइप्स हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शन मतलब कि किसी सेल को थोड़ा कम टाइम लगेगा, किसी को ज़्यादा टाइम लगेगा, बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, सिंपल सा है, ठीक है ना। अब जैसे ह्यूमन का सेल का कल्चर करना है, सो तुम सिंपली सा जो हमारा सबसे कॉमन है, तुम अपने चीफ के सेल्स को निकालो, वो 24 घंटे के अंदर तुमको डिवाइड कर देगा। अब अभी मैंने बताया कि इसका प्रिपरेटरी फेज 95% ऑफ टाइम है। सो 24 घंटे में से 23 घंटा अराउंड जो है, इवन 23 घंटा 30 मिनट जो है वो हमारा बस प्रिपरेशन में लग जाएगा कि डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म की ग्रोथ हो रही है, सारा कुछ जेनेटिकली सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये सब कुछ एकदम मेंटेनेंस पे अपना चेक चलेगा, और फिर लास्ट में भाई 30 मिनट में क्या होगा, पूरा डिवाइड करेगा सेल, ठीक है ना। अब इसके बाद हाँ, बैम्बू की ग्रोथ की तरह है थोड़ा सा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जो वेरी करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, बेसिकली सेल की वजह से, सेल टाइप की वजह से। अब जैसे हमने यहाँ पे लिया है ईस्ट का, ईस्ट मेरा सिंपल सा सेक्रोमाइसिस सर्विसेस वाला है, ठीक है ना। ये क्या करता है कि 90 मिनट में भाई इसका पूरा कुछ सारा कंप्लीट हो जाता है, इंटरफेस और एमफेस, ठीक है ना। सो 90 का भी अपना 95% ले लो, और 5 मिनट में वो उसका हो जाएगा, ठीक है। उसका डिवीजन वाला फेज, एक्चुअल में डिवीजन वाले फेज में क्या हो रहा था, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ठीक है। अब जो ग्रोथ होती है बॉडी की वो एम फेज में होती है या फिर माइटोसिस फेज में, और सारी जो इंजरी वगैरह रहती है, नए सेल पुराने सेल, वो एम फेज में बनते हैं, मतलब कि माइटोसिस फेज में, ठीक है। ओके। सो अभी हम पूरे सेल साइकिल के बारे में बात करते हैं। एम फेज क्या है, यहीं पे एक्चुअल डिवीजन होता है माइटोसिस का। इंटरफेज जो रिप्रेजेंट करता है इसको हम सक्सेसिव एम फेज बोलते हैं, ठीक है ना। इंटरफेज क्या होती है, अपना दो एम फेज के बीच का एक सक्सेसिव एम फेज होता है, ठीक है। 24 घंटा एवरेज है अपना ह्यूमन सेल के लिए, और मेरा इंटरफेस जो है मोर देन 95% ऑफ सेल साइकिल लेगा। अब उसमें भी एम फेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक का डिवीजन, ठीक है ना। अब जो इंटरफेस रहता है जिसको हम रेस्टिंग फेज बोल रहे हैं, इस सेल यहाँ पे प्रिपेयर करेगा फॉर द डिवीजन, और अंडर ग्रो करेगा, मतलब कि जाएगा हमारे बोथ सेल ग्रोथ और डिवीजन, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन करने के लिए, इन औकात वाली मैनर में। ऐसा नहीं भाई एकदम खुले भाई घोड़े की तरह दौड़ रहा है, ठीक है ना, ऑर्डरली मैनर में। अब इनमें कौन कौन सी फेसेस आती हैं, सबसे पहले तो G1 फेज आएगा, फिर S फेज आएगा, फिर G2 फेज आएगा। ये इंटरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। अब G1 फेज क्या करता है, और ये मेरा G1 को तुम ग्रोथ से याद कर सकते हो, सिंथेसिस से तुम डीएनए रेप्लिकेशन याद कर सकते हो। G2 फेज में ये दिखता है कि कोई ऐसा गड़बड़ी गड़बड़ी तो नहीं आती है, ठीक है। सो यहाँ पे सारी प्रिपरेशन खत्म करेगा ये, ठीक है। फिर से बता दूँ, G1 मेरा ग्रोथ करेगा, G2 मेरा डीएनए करेगा सिंथेसिस, और यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाती है सारी, ठीक है। और फिर एम फेज जो है वो मेरा माइटोसिस, मतलब कि पूरा डिवाइड कर देगा सेल को, ठीक है। अब यहाँ पे सारे इनसे बेस्ड क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आते हैं भाई, ठीक है ना। नीट का फेवरेट जो है मेरा, ये G1 और एस फेज वाला टॉपिक ज़्यादातर रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितने भी अभी मैंने पीवाईक्यू वगैरह किए हैं उनमें से G1 फेज और एस फेज बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से डीएनए कंटेंट वगैरह आता है, सो अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। G1 फेज जो रहता है करस्पॉन्डिंग रहता है इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए का रेप्लिकेशन। सो G1 फेज ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी। अच्छा, ये मेरी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, लिख देता हूँ, ये मेरा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी, प्लस यहाँ पे क्या होगा, बोलो बोलो, ग्रोथ करेगा, ओके। यहाँ पे क्या करेगा, डीएनए सिंथेसिस कर रहा है, प्लस और क्या करेगा यहाँ पे, टेल मी, सब कुछ जेनेटिकली वे पे कंट्रोल वे में चले, ठीक है। यहाँ पे अगर डीएनए कोई डिफेक्टेड है वो भी ध्यान देता है, G1 और एस फेज में मोस्टली हो जाता है, ठीक है। अब G2 फेज पे सारी प्रिपरेशन होती है, और प्रिपरेशन होने के बाद सारा कुछ अपना सही हो जाता है, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस ये सब इनिशियली जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डिनोट करेगा 2C से, और लास्ट में यहाँ पे ये हो जाएगा 4C। लाइक जो सिंथेसिस फेज में डीएनए जो है वो डबल करेगा, ठीक है। डीएनए डबल का मतलब क्या होता है, सिंपल है कि डीएनए जो है 2C था, तो सिंथेसिस फेज के आने के बाद 4C हो रहा है, यही बताया गया। इंक्रीज इन क्रोमोसोम का नंबर जो रहता है वो नहीं होता है, ठीक है ना। लाइक अगर मैं तुमको बोल दूँ 2C मेरा क्रोमोसोम था,
सो ये 2C ही रहता है। सो जो मेरा डीएनए है वो तो वो डिवाइड करेगा, इट मीन्स बढ़ेगा, बट क्रोमोसोम का नंबर नहीं डिवाइड करता है। सो एस फेज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, जो कि यहाँ पे इससे एजर्शन बेस्ड आते हैं, कि यहाँ पे क्या क्रोमोसोम डिवाइड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्या यहाँ पे डीएनए डिवाइड करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है। और ड्यूरिंग एस फेज जो है मेरा डीएनए रेप्लिकेशन बढ़ता है न्यूक्लियस का, और सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेट करेगा इन साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करेगा। सेंट्रियोल क्या है? ऐसे ऐसे दो स्ट्रक्चर हैं जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। बट अगर सेंट्रियोल है, ठीक है, अगर ऐसा सिंपल सा बोल दिया जाए कि अच्छा, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर वगैरह सेल पे हमने पढ़ रखा है कि ऐसा ऐसा दिखता है, ठीक है ना, पूरा केज टाइप का। साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द जी2 फेज प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस होते हैं इन प्रिपरेटरी फॉर द माइटोसिस ड्यूरिंग, या फिर वाइट सेल ग्रोथ कंटिन्यू होती है। नाइस। अब यहाँ पे और अच्छे से देखते हैं, ठीक है ना। सो मेरी जीवन जो फेज है, ये जीवन फेज सबसे पहले तो सेल का ग्रोथ कराएगी, और ज़्यादातर ऑर्गेनली जो है ये अपना मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। आरएनए, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, एटीपी सिंथेज वगैरह जो कुछ भी है ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे सेल ग्रोथ होती है जीवन पे। ओके, अब हम बात करते हैं एस फेज में। एस फेज में क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? ये ऐसे प्रोटीन हैं जो कि डीएनए को पैक कराने में या फिर क्रोमोसोम को बनाने में मदद करते हैं। नाइस। डीएनए को पैक करने में मदद करेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स, और कुछ नॉन हिस्टोनल प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि पैकिंग कराने में मदद करते हैं। सो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम और डीएनए बनाने में कौन मदद कर रहा है? मेरा हिस्टोन मदद कर रहा है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन वही होता है। अब सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेट करेगा। सेंट्रियोल मेरा 90 डिग्री वाले हैं, ठीक है, जो कि स्पिंडल फाइबर वगैरह निकालते हैं। डीएनए क्या है? यहाँ पे डबल करेगा, बट जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहेगा, ये ध्यान देना। ये तो तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डीएनए रेप्लिकेशन होता है इस फेज में। जी टू फेज, जी टू फेज मेरा प्री माइटोटिक फेज भी बोल रहे हैं इसको। प्री माइटोटिक क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये माइटोटिक फेज है पूरी, और इसके पहले आ रही है, तो इसको प्री माइटोटिक फेज बोल रहे हैं। बहुत सिंपल सी है। और इसको तुम क्या बोल सकते हो? अगर ये प्री है तो ये पोस्ट हो जाएगी, सिंपल। सो प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस यहाँ पे होता है जी टू फेज में। जी टू फेज से इतना कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, मेन जीवन और एस फेज के सारे चेक पॉइंट से तुमको क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे आता है मेरा एम फेज या फिर सेल डिवीजन का फेज। यहाँ पे होता क्या है कि 5% ऑफ टाइम लेगा। सबसे पहले तो साइटोकाइनेसिस होगा, और फिर जो मेजर ऑफिजर है ये मेरा प्रोफेज से जाएगा। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, तब जाके मेरा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, जो कि हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। ये भी है। और इसके बाद एक स्टेज आती है जिसको हम जीनोट या फिर क्वेसेंट स्टेज बोलते हैं। अगर मान लो जैसे हार्ट के सेल हैं, आइस के सेल हैं, अब इनको तुम कंटिन्यूसली डिवाइड के लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि इनका काम करना जरूरी है। अच्छा, जब कोई सेल डिवाइड करता है तब वो काम नहीं करता है, ये ध्यान रखना। ओके, वो रिप्लेस बस करता है पुराने सेल्स। सो जी नॉट या फिर जी0 फेज जो है इसको हम क्वेसेंट स्टेज बोलते हैं। जीवन से बाहर निकल जाता है। जीवन पे अगर कोई भी गया है, अगर इंटर कर गया है जीवन पे अगर इंटर कर दिया, मतलब कि ये पूरी सेल साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। ये ध्यान देना। सो जीवन में आएगा भी। अगर जी नॉट स्टेज पे है कोई सा सेल चला गया है, अगर उसको डिवाइड करने की कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कुछ उसका रहता है सिस्टम, तो वो वापस से जीवन में ही जाएगा, कहीं एस वेस पे डायरेक्टली नहीं कूदता है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जीवन फेज में एक ये एजर्शन बनता है कि ये जो है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है या फिर एक्टिव रहता है। सो मेटाबॉलिकली तो ये एक्टिव रहेगा, लाइक इसके अंदर प्रोसेस या फिर जो इसके सारे फंक्शंस हैं वो सिमिलरली चलेंगे। बस एक चेंज आता है कि ये नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब है कि सेल जो है डिवाइड नहीं कर रहा है नॉर्मल कंडीशन में। इसके बाद एस फेज का एक और कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स है, ठीक है, कि उसका जो ये अपना है। इसको देखो, डीएनए कैसे कंटेंट डिवाइड करता है, इस पे और क्लियरिटी आ जाएगा तुम्हें। देखिए ऐसा ऐसा रहता है, सो ये डुप्लीकेट कर जाएगा, ठीक है ना। और क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं करता है, ध्यान देना, ठीक है ना। डीएनए बस डुप्लीकेट हुआ ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आता है हमारा ये माइटोटिक स्पिंडल वगैरह, ठीक है ना। ये हमको पता है काइनेटोकोर होता है अराउंड द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। जो प्लांट रहता है और एनिमल रहता है, प्लांट का जो एस्ट्रल रहता है उसको हम एंस्ट्रल बोलते हैं, और एनिमल का जो है उसको हम एस्ट्रल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो माइटोटिक एपेरेटस है उसमें दो एस्टर होंगे प्लस स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। बाकी ये पता ही है, अपना प्लांट है तो अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही डिप्लॉइड बन जाएगा माइटोसिस के बाद। और एनिमल है तो अगर वो 2N है, डिप्लॉइड है, सो 2N जो रहता है एनिमल, ठीक है ना। और वेर अगर तुम ड्रोन की बात करते हो जो कि सोशल इंसेक्ट है, वो बस अपना हैप्लॉइड है एक, ठीक है ना, ये मेल वर्कर वाले टाइप का, ठीक है। बाकी ये सारा मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ जी नोट पे क्या क्या रहता है। ओके,
ये जो जी नोट सेल होता है ना, ये स्टार्ट कब होता है? आफ्टर द एंड ऑफ एम पेज। जब मेटा पेज एंड होता है तब जी नोट सेल हमारे स्टार्ट होगा, ये ध्यान देना, ठीक है ना। और जीवन से एग्जिट करता है और जीवन पे ही आता है वापस से। नाइस। डीएनए पॉलीमरेज कहाँ एक्टिव होता है? एस फेज में मेरा डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव रहता है। जीवन फेज में मैक्सिमम साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ रहेगी। प्लांट का जो माइटोसाइट रहता है, ठीक है ना, माइटोसाइट माइटोसिस वाले सेल्स पे, और प्लांट जो रहते हैं वो क्या करेंगे, ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। बट जो एनिमल्स होते हैं उनमें मोस्टली क्या रहेगा, डिप्लॉइड रहेंगे, ठीक है ना। जी2 स्टेजेस को हम प्रीमाइटोटिक गैप फेज बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो है रिड्यूस टू नॉर्मल कितना होगा? लाइक अगर जी1 फेज है, एस फेज है, और जी2 और एम फेज, तो जितना इनिशियल रहता है उतना ही फाइनल हो जाता है, क्योंकि डिवीजन बराबर ही हो रहा है, ठीक है ना। जी1 फेज पे इतना रहेगा, फिर अपना जो डीएनए है वो मल्टीप्लिकेट कर लिया, और जी2 पे वही मल्टीप्लिकेट वाला ही है, ठीक है। और फिर जब एम फेज आता है, यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है, तो आधा आधा चला जाता है, हेंस 2C आ जाएगा आंसर, ठीक है। और इधर पे क्लीवेज डिवीजन ऑफ जाइगोट के बारे में। क्लीवेज डिवीजन कुछ नहीं होता। क्लीवेज डिवीजन बस इतना होता है कि क्लीवेज जो जाइगोट रहता है उसके टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। बिकॉज जो इनका रैपिड डिवीजन होता है, टुकड़े का मतलब ये मत सोच लेना कि भाई तुमने चाकू लेके काट दिया जाइगोट को, ठीक है। उसको बेसिकली सेल डिवीजन हो रहा है, ओके। रैपिड डिवीजन होगा, और क्लीवेज का माइटोटिकली, ठीक है ना। 9 मंथ्स के लिए होता है ये सब। जैसे ये है ना, ये इधर देखो, ये इतना था, अब इतने से इतना हो गया, अब इतने से इतना हो गया, ऐसे ये हमारा क्लीवेज डिवीजन रहता है, ठीक है ना। कंपाउंडिंग टाइप से वर्क करता है। लाइक जी1 फेज जो रहती है और जी2 फेज, ये शॉर्टेस्ट रहती है, और लॉन्गेस्ट मेरा सिंथेसिस फेज रहती है, और मेटाफेज, ठीक है ना। एस फेज जो है इंटरफेज और एम फेज पे रहता है, ठीक है, ये सब कुछ। अब अगर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जी1 फेज पे वो 32 है, और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जी2 फेज में वो कितना होगा? ऑफ कोर्स इसका डबल होगा, या नहीं होगा? बताओ। हमने पढ़ा था एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट करता है, इट मीन्स वो डिवाइड कर जाएगा। अगर यहाँ पे डीएनए का क्वेश्चन होता सो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता, मतलब 64। बट यहाँ पे क्या लिखा है ये ध्यान देना, क्रोमोसोम के बारे में, हेंस ये 32 और 32 ही रहेगा, ठीक है ना। ये ध्यान देना, इन पे बहुत से जनरली बच्चे मिस कर देते हैं। डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो ओनली वंस इन ईच साइकिल, ठीक है। अनइक्वल साइज का जो डॉटर सेल रहता है वो तब बनती है जब एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ जो सेल साइकिल रहती है वो सेल स्पेसिफिक रहती है और डिपेंड करती है अलग अलग सेल पे कैसा कैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल डिवीजन का, जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है, बट पिछले टाइम पे पीआईक्यू वगैरह आते थे। सो कॉल्किचिन नाम का एक सेल पॉइजन रहता है, जो कि अरेस्ट कर देगा सेल के डिवीजन को। कहाँ पे अरेस्ट करता है? ये एनाफेज पे अरेस्ट करता है, और इंड्यूस करेगा पॉलीप्लॉइडी, मतलब कि एक ही जगह पे 2n 3n तुमको देखने को मिलेगा। कहाँ? इसको हम पॉलीप्लॉइडी कंडीशन बोलते हैं, ठीक है ना। सो कॉल्चिंग कोलिपीचिंग, ये जो नाम है भाई, ये सेल पॉइजन है एक तरह का, जो कि हमारे जो एनाफेज में जो सेल के टुकड़े होने होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे नहीं हो पाते, हेंस यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी नाम की कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है ना। ये करेंगे क्या कोल्चिन वाले प्रोसेस, इसमें जो केमिकल ये करता क्या है, ये जो स्पिंडल का फॉर्मेशन है ना वही रोक देगा भाई, करने नहीं देगा स्पिंडल का फॉर्मेशन। तो जो अपना क्रोमोसोम वगैरह वो टूट ही नहीं पाता, तो न्यूक्लियस डिवाइड ही नहीं हो पाता, तो साइटोप्लाज्म डिवाइड कैसे ही होगा? अब क्रोमोसोम का नंबर डबल कर दिया गया है, डिसरप्टिंग आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, मेटाफेज, ठीक है ना। ये क्रोमोसोम का नंबर जो है डबल कब होता है? आफ्टर माइटोटिक डिवीजन, मेटाफेज में, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पूछ ले कि वो एट माइटोटिक डिवीजन, तब होगा ये एनाफेज, ठीक है, ध्यान देना। एस फेज इन न्यूक्लियस, कैसे क्या डिवाइड होगा? डीएनए एन है तो 2n हो जाएगा, क्रोमोसोम एन है तो n ही रहेगा। इन मियोसिस, जो मियोसिस की रहती है, उसमें क्या होता है कि डीएनए जो है वो 2n से n हो जाता है, और क्रोमोसोम 2n से n हो जाता है, ठीक है। समझ आया? ये मेरा रिडक्शनल डिवीजन है, ये इक्वेशनल डिवीजन है। नाइस। बोथ रिड्यूस करेंगे नंबर बाय इट्स हाफ। इसके बाद आता है हमारा ये दुनिया भर का, कौन से किस में कौन सा शेप रहता है, कि आज मेटा मेरा एक्स शेप का रहेगा, बायलेवेंट बायवेलेंट जो है जाइगोटिक में देखने को मिलेगा, पगाइटिन मेरा क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। अब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वी शेप का रहता है, ये सब तो सेल का पार्ट है। सो यहाँ पे तुम्हारे मेजर मेजर जो टफ क्वेश्चन आते हैं टॉपिक से वो भी कवर कराते हैं मैं। इसके बाद हमारा वही जी नोट सेल के बारे में, जहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है हार्ट का और आइस का, बायपोलर वाले सेल जो होते हैं, ठीक है। ये डिवाइड नहीं करेंगे, और डिवाइड करेंगे ओनली ओकेजनली एज पर द नीड, या फिर रिप्लेस करना होता है, या फिर कुछ लॉस हो गया, इंजरी इंजरी हो गया, या फिर डेथ पे तब आता है। बाकी ये फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, और जब भी एग्जिट करते हैं तो जीवन
से ही एग्जिट करते हैं और G1 पे ही आते हैं, ठीक है। G1 फेज से ही एग्जिट करते हैं, G1 फेज पे ही आते हैं, ये ध्यान देना। M फेज से कभी भी एग्जिट नहीं करता, G0 स्टेज, ठीक है। सेल वही है कि मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेगा बट डिवाइड नहीं करेगा, प्रोलिफरेट का मतलब डिवाइड लिखा हुआ है, ओके। जो एनिमल है ये माइटोटिक सेल डिवीजन है, सो ओनली सीन इन डिप्लॉयड अपना सोमैटिक सेल में देखने मिलेगा, ठीक है ना। जो माइटोटिक सेल डिवीजन है वो मेरे को डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मेल हनी भी है, वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे एन हो जाता है। प्लांट जो है वो माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं, यहाँ पे बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, नाइस। फ्रॉम द रिकलेक्शन ऑफ एग्जांपल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, वही आप प्लांट की बात कर रहे हैं। एम फेज की बात करते हैं। एम फेज वही अपना मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल है, रिऑर्गेनाइजेशन होगा वर्चुअल ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम रहते हैं पेरेंट्स के और वो प्रोजेनी के वो दोनों सेम रहते हैं, हेंस इसीलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस होता है यहाँ पे, सो कैरियोकाइनेसिस में होने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती है, सबसे पहले तो प्रो मेटा एनाटीलो ये सारे फेजेस होते हैं, ठीक है। अब मेन जो है प्रो फेज से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस के प्रो फेज में सबसे पहले दो स्टेज आती है, एक अर्ली और एक लेट, ठीक है ना। अभी अर्ली में क्या होता है कि सेंट्रोसोम जो रहता है स्टार्ट करता है अपना पोल वोल पे जाने के लिए, ठीक है ना। और जो लेट रहता है मेरा, वो क्या करेगा, सेल ऑर्गेनली जो है वो डिसअपेयर कर देगा और डीएनए अनटेंगल हो जाता है। अनटेंगल मतलब कि वो खुल जाता है फॉर, ताकि इजिली डिवाइड कर सके, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह ये सब भी डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मेटाफेज, यहाँ पे हमारे सेंट्रियोल जो रहते हैं वो पोल की तरफ पहुंच जाते हैं, स्पिंडल फाइबर काइनेटिक कोर से मिल जाता है, और मेटाफेजिक या फिर इक्वेशनल प्लेट हमको, इक्वेटोरियल प्लेट हमको देखने को मिलती है, लाइक क्रोमोसोम जो है वो सारा ऐसे ऐसे लग जाता है लाइन में, ठीक है, सेल के अंदर, और यहाँ से ऐसे निकलते रहते हैं सारे, ठीक है। ऐसे करके। अब एनाफेज, एनाफेज का काम रहता है सेंट्रोमियर को तोड़ना, और सेंट्रोमियर तोड़ के क्रोमेटिड को सेपरेट करके वहां पे क्या करेंगे, ट्रेल बिहाइंड कर देंगे इन द फेस ऑफ सेंट्रोमियर। लाइक यहाँ पे ये जो था हमारा सिस्टम, यहाँ पे इसको ये तोड़ना और इधर को इधर इसको इसको खींच लेना, यहाँ से एक सेंट्रियोल इधर खींचेगा, एक सेंट्रियोल इधर खींचेगा, सो ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है, अब ये ऐसे बाहर जाता है, ठीक है ना, टोड सेंट्रियोल। टीलोफेज में क्या रहता है, जो क्रोमोसोम है वो आइडेंटिटी अपनी लूज कर देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सारा कुछ जो कुछ भी न्यूक्लियोलस रहता है वो रिपेयर कर जाता है, ठीक है ना, रीअपियर। यहाँ से तुम्हारे मेजर मेजर क्वेश्चंस बनते हैं, और कुछ अलग से पढ़ना नहीं है, बाकी एनसीईआरटी पे तो है ही खुला खुला। डीएनए कंडेंसेशन हमारा प्रोफेज में होता है, क्रोमेटिन का जो नाम है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से ने दिया था, सेल से है, ठीक है। न्यू डीएनए जो रहता है मॉलिक्यूल्स उसका जो नॉट डिस्टिंक्ट रहता है बट इंटरवीन रहता है, जो डीएनए रहता है वो एक दूसरे से घुला हुआ मिला हुआ होता है, ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग नहीं रहता। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन जो है क्रोमोसोमल मटेरियल का यहीं पे होता है, ठीक है ना। अब यहीं पे स्टार्ट होता है क्या, अनटेंगल होना, मतलब कि फैलना, मतलब कि क्रोमेटिन का बनना, जैसे पहले ऐसे था ये पड़ा हुआ, अब यहाँ से कैसा ऐसा ऐसा बनना चालू हो गया है क्रोमेटिन फॉर्म, ठीक है। सेंट्रोसोम जो है ये बिगिन करता है मूव करने के लिए और अपोजिट पोल पे जाता है सेल के लिए, जैसे सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर भी इधर उधर पड़ा होगा, सो ये क्या करता है अपोजिट पोल में जाना शुरू कर देता है, और ये जो जितने भर क्रोमोसोम वगैरह पड़े रहते हैं इनसे अटैच होता है, इनके काइनेटिक से, और फिर इनको तोड़ खींचता है, ओके। सो क्रोमोसोम ये सब देखने को मिलता है। सेंट्रोसोम जो रहता है वो बिगिन करेगा अपना अपोजिट पे, और यहाँ पे होता क्या है कि हर एक सेंट्रोसोम जो रहता है वो रेडिएट करता है माइक्रोट्यूब्यूल के एस्टर्स, ठीक है ना। क्या रेडिएट करता है सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स के एस्टर सीक्रेट्स करता है, ओके। सो ये जो दो एस्टर रहते हैं साथ में, ये स्पिंडल फाइबर के फॉर्म करते हैं क्या, माइटोटिक एपैरेटस। सो माइटोटिक एपैरेटस क्या है, ये मेरा दो एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेल, जो एट द एंड ऑफ प्रोफेज पे क्या रहता है, इसको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कोई भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब नहीं दिखता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ सेल ऑर्गेनली डिजोल्व हो गया है और क्रोमेटिन बनना चालू हो गया है, मतलब डीएनए कंडेंसेशन चालू हो गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है मेरा मेटाफेज वाला एरिया, ठीक है ना। यहाँ पे मेटाफेज में हम क्या देख सकते हैं, स्ट्रक्चर देख सकते हैं और मॉर्फोलॉजी देख सकते हैं, ठीक है ना। मेटाफेज पे हमारा डीएनए का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, डीएनए कंडेंसेशन हो जाता है। यहाँ पे हम बेस्ट फेज है ताकि हम स्टडी कर सकें क्या, शक्ल सूरत मॉर्फोलॉजी। मेटाफेज पे मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी का मतलब किसका, मॉर्फोलॉजी ऑफ किसकी, क्रोमोसोम की, हम पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाता है मेरा न्यूक्लियर एनवेलप,
का वो जो कुछ मार्क्स रहते हैं, ठीक है ना। सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस है ये, और स्टार्ट हो जाती है। क्रोमोसोम जो रहता है स्प्रेड कर जाता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। जैसे ये अर्ली प्रोफेज है ना, ये ऐसे पड़ा हुआ है, फिर ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है। ये न्यूक्लियोलस वाली मेम्ब्रेन है, ये भी पूरी फट जाती है। इसके बाद ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ये मेटाफेज पे आने वाली सारी हरकतें दिखाने लगती है। सो मॉर्फोलॉजी जो है क्रोमोसोम की, हम स्टडी कहाँ पे करते हैं, मेटाफेज से। मेटाफेज से मॉर्फो, और मॉर्फो किसकी करेंगे हम, क्रोमोसोम की, ठीक है। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर, जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। लाइक अगर ये मेरा है, तो ये बीच का इधर 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 जो रहता है प्रोटीनियस ऐसा शील्ड टाइप का डिस्क शेप्ड का, उन्हें हम सेंट्रोमियर के राउंड जो होते हैं उन्हें हम काइनेटोकोर बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये सर्व कैसे करते हैं, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर। और ये जो अटैचमेंट्स रहते हैं सेंट्रोमियर ऐसे ऐसे, सो यहीं से क्या है कि स्पिंडल फाइबर अटैच होके इन दोनों को अलग अलग करते हैं, ठीक है। और एक्स वाई एल ऐसा करके डिफरेंट डिफरेंट शेप बनते हैं बेस्ड ऑन देयर, कि वो कौन से है, टीलो है, मेटा है, सब मेटा है, एक्रोसेंट्रिक है, कौन सा है, ठीक है। मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल क्रोमोसोम कमिंग। और मेटाफेज को हम कैसे पहचानते हैं, जब सारे क्रोमोसोम जो रहते हैं वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, और एक क्रोमेटिड जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लाइक कैसे, ठीक है। सो इधर पे ऐसे, ये इधर पे ऐसे, इधर से ऐसे। सो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये मेरा पूरा सेल हो गया, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर है मेरे, और यहाँ पे सेंट्रोसोम या फिर सेंट्रियोल जो है ये अपने जाल फेंक के इनको खींच रहे हैं अपने अपनी तरफ, ठीक है। सो यहाँ पे होता है क्या है कि एक प्लेट बन जाती है, और इसी को हम इक्वेटोरियल या फिर मेटाफेसिक प्लेट बोलते हैं, ठीक है। काइनेटोकोर पे अटैच होती है, अपोजिट पोल पे खींचते हैं ठीक, दोनों से। और इसको हम मेटाफेज की प्लेट भी बोलते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच करेगा काइनेटोकोर से, और जो ये जो क्रोमोसोम है ये मूव करेगा स्पिंडल के इक्वेटर से। अब एनाफेज, यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। एनाटॉमी ऑफ की सेल कैसा है, शेप कैसा है उसका, साइज कैसा है, ये सब हम देखते हैं, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस यूक्लियस के अंदर नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान देना, ये क्रोमोसोम के अंदर होता है, ठीक है ना। सो एनाटॉमी शेप साइज किसकी देखी जाती है, हमेशा क्रोमोसोम की, कभी भी न्यूक्लियस की देखी नहीं जाती। तो एनाफेज में हमारी सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। यहाँ पे होगा क्या कि, अरे हाँ, यहाँ पे होता है कि ये जो सारा मेरा क्रोमोसोम है वो अरेंज्ड रहता है, ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट पे, और स्प्लिट करेगा साइमल्टेनियसली दो डॉटर क्रोमेटिड के साथ, ठीक है। अब ये जो जो डॉटर क्रोमोसोम्स रहते हैं, ये फ्यूचर में डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, और फिर माइग्रेशन होगा, मतलब ये दोनों क्या है कि अपोजिट पोल पे चली जाएंगी, अपोजिट पोल पे चली जाएंगी, ठीक है। और सेंट्रोमियर जो है मेरा टुवर्ड्स द पोल पे एट लीडिंग करेगा एज पे, और जो आर्म है एक क्रोमोसोम की वो ट्रेल करेगी बिहाइंड सिंपली, ओके। सो इसका जो की इवेंट है इसमें क्या होगा, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, क्रोमेटिड जो है वो मूव करेगा और अपोजिट पोल पे जाएगा, जैसे ये एनाफेज है ये अपोजिट पे ट्रेल बिहाइंड कर रहा है, आधा आधा क्रोमोसोम टूट टूट के, ठीक है। और फिर आता है हमारा टीलोफेज, जो कि होता कुछ नहीं है भाई, कि क्रोमोसोम रीच कर जाता है अपना पोल पे, और डिकंडेंस हो जाता है उनका, ठीक है ना, और लूज कर देते हैं देयर इंडिविजुअलिटी। जो क्रोमेटिन का मटेरियल रहता है वो कलेक्ट होता है एट टू पोल्स, और फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम्स के क्लस्टर बनते हैं दोनों अपोजिट स्पिंडल के पोल्स के पास, और उनकी आइडेंटिटी जो है लूज कर देती हैं एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट। फिर होता क्या है कि एनवेलप जो है मेरा, न्यूक्लियर एनवेलप, वो उन क्रोमोसोम्स के क्लस्टर्स के अराउंड पोल पे जो बने हुए थे उन पे दो डॉक्टर न्यूक्लिया बना देती है, जैसे ये है। फिर इंडिविजुअल जो इनका शकल सूरत है लूज कर देते हैं सारे, और फिर यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप आ जाती है दोनों साइड पे। ये मैं टीलोफेज की बात कर रहा हूँ, और फिर ये दो डॉटर न्यूक्लिया बना लेते हैं, सिंपल सा, जैसे यहाँ पे तुमने देखा, ठीक है। सो इसके बाद क्या होगा कि न्यूक्लियोलस आ जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस आ जाएगा, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस पे एनिमल जो रहते हैं वो डिवाइड करेगा। अब जैसे ये हो गया, अब एनिमल सेल का है तो ये सेल्फ एरो करेगा, ऊपर इधर से इधर इधर से प्रेशर लगेगा, ठीक है। सो क्या होगा कि ये जैसा सेल है, सो यहाँ से ये अंदर घुसना चालू हो जाएगा, तो इसकी शक्ल ऐसे हो जाएगी कुछ देर बाद, फिर ये और ऐसे हो जाएगी, और फिर एक टाइम पे ये ऐसे और ऐसे हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे दो डॉटर सेल बन जाएंगे फिर, ठीक है। सो इसको हम सेंट्रीपेटल बोलते हैं, ठीक है ना, सेंट्रीपेटल पे। और अगर प्लांट सेल है तो वहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, एनिमल है तो सेल फरो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेल प्लेट बनेगी, और सेल प्लेट जो रहती है ऐसे ऐसे, तो ये ऊपर साइड खिंचती है, खिंचने की वजह से फिर टूटता है, और फिर ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल फ्रैगनल प्लास्ट बन के होता है काम, ठीक है। सिंस यहाँ पे अपना दो अपना कैरियोन बन गया है, इट मीन्स दो न्यूक्लियाई बन गया है, तो अपना काम हो चुका है साइट कैरियोकाइनेसिस का। साइटोकाइनेसिस पे ये दो काम होते हैं, कैसे कैसे क्या करता है, ठीक है।
सो एनिमल सेल में हमारा अपीयरेंस होगा स्परो का इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्रेजुअली डीपन करेगा, मतलब अंदर घुस जाएगा और फिर जो प्लांट सेल का अगर फिर अपना डिवाइड कर जाएगा। और फिर हम बात करते हैं प्लांट सेल के लिए, तो यहाँ पे क्या है, इनएक्सटेंसिबल वाले सेल रहेंगे, ठीक है ना, सेल पे। तो होगा क्या इनमें, ये अंडरगो करेंगे साइटोकाइनेसिस बाय द डिफरेंट मैकेनिज्म। सिंपल सा इनका वॉल का जो फॉर्मेशन रहता है स्टार्ट करेगा अपना सेंटर से और ग्रो करेगा आउटवर्ड साइड। ओके, जो सेल प्लेट रहती है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे किसको, मिडिल लैमेला को, कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है, और वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स की होती है। ओके, ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे, ऑर्गेनेल्स जो रहते हैं यहाँ पे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड वगैरह, ये अपना डिस्ट्रीब्यूट करती हैं इक्वली दो डॉटर सेल्स में। और कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिसमें कैरियोकाइनेसिस हो जाता है, ठीक है ना, बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता, तो उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस हो जाती हैं और उसमें बोलते हैं हम उसको कि सिंसाइटियम कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि हमने प्लांट किंगडम पे पढ़ा होगा कि वहाँ पे हाइफे जो रहते हैं वो एसेप्टेट रहते हैं और एसेप्टेट और सेप्टेट होते हैं। सेप्टेट वाला तो एक न्यूक्लिएट है, बट जो एसेप्टेट है उसमें क्या, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो उसको हम सिंसाइटियम बोलते हैं। और लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ, जैसे कि कोकोनट का हो गया, लिक्विड एंडोस्पर्म हो जाता है, ट्रिप्लॉइड। ओके, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है और सिंसाइटियम कंडीशन रहता है, जैसे कि लिक्विड एंडोस्पर्म और सिनोसिटिक कंडीशन ऑफ फंगाई। ओके, इसके बाद आता है माइटोसिस का काम। माइटोसिस का काम बस इतना ही है कि वो सेल रिपेयर कराने में हेल्प करेगा ग्रोथ और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है ना। ग्रोथ और सेल रिपेयर का काम कराएगा माइटोसिस। प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल, सिंपल सा स्टडी करेंगे हम रूट के टिप पे माइटोसिस की वजह से। इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है ना। माइटोटिक स्पिंडल जो रहता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की वजह से बना हुआ होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है कि यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड रहता है ओनली डिप्लॉइड सेल्स के लिए। हैप्लॉइड करेगा तो हैप्लॉइड का आधा क्या ही कर सकता है वो, ठीक है, नहीं कर सकता, इसलिए हैप्लॉइड में नहीं होती, डिप्लॉइड में होती है। और कुछ कुछ अपने लोअर प्लांट्स में, जैसे कि सोशल इंसेक्ट हो गया, वहाँ पे भी हमको माइटोसिस जैसी प्रोसेस देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। जैसे कि अपना ये हैप्लॉइड है तो मेल का ड्रोन है, ये हैप्लॉइड से ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ग्रोथ होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। अब जो सेल होता है काफ़ी ज़्यादा उसके लिए एसेंशियल हो जाता है ताकि वो डिवाइड करे और रीस्टोर कर ले अपना न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो का, ठीक है। अब सेल रिपेयर इसी की वजह से होता है। अपर लेयर जो भी एपिडर्मिस रहती है, सेल की लाइनिंग रहती है, गट की लाइनिंग रहती है सारी, ये हमारा माइटोसिस ही ठीक करता है, ओके, रिप्लेस करता है नए नए सेल्स बना के। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी ऐसे ही होता है, ठीक है ना। उसमें लेटरल कैम्बियम और पाइपेकल सिस्टम जो रहता है वो अपना कंटिन्यूस ग्रोथ दिखा पाता है प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ, इसी की वजह से, माइटोसिस की वजह से, ओके। अब मियोसिस की बात करते हैं। मियोसिस डीएनए रेप्लिकेशन में काम आएगा मेरा, ठीक है ना। अकर करेगा वंस और डिवाइड करेगा दो बार, ठीक है ना। एक बार होगा और दो बार डिवाइड करेगा। रिडक्शनल डिवीजन है। गैमिटो गैमिट जो रहते हैं इसमें हैप्लॉइड वाले 23 होंगे, ठीक है ना। डिप्लॉइड है तो ये हैप्लॉइड बन जाएगा क्योंकि दो बार डिवीजन हो रहा है बट एक ही बार हो रहा है। सो इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। चार डिफरेंट डॉटर सेल्स बनाएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि दो बार डिवाइड हो रहा है। सो एक डिवीजन में दो डॉटर सेल, दो डिवीजन में चार डॉटर सेल। और स्पेशल काइंड ऑफ सेल का डिवीजन रहता है जो कि रिड्यूस कर देता है क्रोमोसोम का नंबर बाय द हाफ, और ये होता है मेरा हैप्लॉइड डॉटर सेल बना देगा मियोसिस। ओके, फर्टिलाइजेशन जो होता है रिस्टोर कर लेता है मेरा इस डिप्लॉइड वाले फेस को। जैसे कि फर्टिलाइजेशन जब भी होता है, फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल और फीमेल का मिलके जाइगोट बनाना से, ये भी 23, ये भी 23, ठीक है। सो 23 पेयर्स आ जाते हैं तो ये वापस से डिप्लॉइड कंडीशन रिस्टोर हो जाती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कर पाता है मियोसिस पे, ओके। फिर होता क्या है, मियोसिस दो सिक्वेंशियल साइकिल पे चलती है, एक तो न्यूक्लियर और सेल डिवीजन, ठीक है। दोनों ऊपर वाले में जैसे था वैसे इधर भी है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब यहाँ पे होता क्या है कि ओनली सिंगल सेल साइकिल जो रहती है डीएनए रेप्लिकेट करती है, नाइस। एक सेल साइकिल जो है वो डीएनए रेप्लिकेट करती है, दूसरी नहीं करती। दूसरी इक्वेशनल डिवीजन करती है। मियोसिस 1 रिडक्शनल है, मियोसिस 2 इक्वेशनल है, ठीक है। ये मियोसिस 2 जो है ये इक्वेशनल डिवीजन की तरह काम करती है, मतलब कि माइटोसिस की तरह। मियोसिस 1 जो है वो इनिशिएट करेगा अपना पेरेंटल क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन वगैरह और प्रोड्यूस करेगा अपना आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एस फेस में, ठीक है। इन्वॉल्व होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनेंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, और बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। चार्ट अपना हैप्लॉइड सेल बनाएगी और फिर ये एंड ऑफ मियोसिस 2 हो जाएगा, सिंपल सा। सो मियोसिस 1 में क्या होगा, प्रो 1, मेटा 1, एना 1, टीलो 1, और मियोसिस 2 में भी यही सब सेम रहता है, बस आगे दो दो लग जाएगा, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है और क्या क्या प्रोसेसेस होती है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये मेरे दो क्रोमोसोम्स हैं पूरे, ठीक है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही हमारे जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं दुनिया भर के, और ये रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है ना, मियोसिस 1 है ये। उसके बाद क्या होगा कि जब इन दोनों का हमने वो करा दिया तो ये दोनों टकराए एक दूसरे से, तो होता क्या है कि ये दोनों जब ऐसे ऐसे मिलते हैं, सो इधर और इधर का थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करने की वजह से इनका
डीएनए का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, सो ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाने का कारण बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जब मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 2 क्या करेगा, हमें पता है काटने का काम उसका, इक्वेशनल डिवीजन। तो ये जब कटता है, सो ये जो जेनेटिक वाला काम था, ये इनके जब क्रोमोसोम को फाड़ता है, सो ये 1 बन गया, ये 2 बन गए, ये 3 बन गया और ये चौथा बन गया। सो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। सो मियोसिस 1 मेरा डिडक्शनल है, मियोसिस 2 इक्वेशनल है, जो कि ऐसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है मेरा, ये सारी फेज अपनी चलती है G1 S G2 और M1। M1 जो है मेरा वो रिडक्शनल डिवीजन है, जो कि मैंने अभी तुमको बता दिया कैसे होता है, ठीक है। अब उसमें भी क्या होता है, इसका यह प्रोफेज जो रहता है, इसमें इसका प्रोफेज रहता है बहुत लंबा, ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा, ला ज़रा पानी दे दे करके इसका ट्रिक रहता है, ला ज़रा पानी दे दे, ठीक ठीक है, ट्रिक है ये। सो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायकिनेसिस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। सो मेटा फेज 1 होता है, फिर मेटा के बाद एना, एना के बाद टीलो, टीलो के बाद मेरा साइटोकाइनेसिस, साइटो के बाद मेरा होगा मेटा, फिर एना 2, फिर टीलो 2 और फिर से साइटोकाइनेसिस। सिंपल। पहले क्या होगा मेरा, सिंपल सी जो फेज चल रही थी G1 E1 E1 ये सारी चली, फिर आ गया मेरा मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के सारे साइकिल्स चले, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद मेरा ये सारा है प्रोफेज के बाद अपना, प्रोफेज की सारी ये लाजरा पानी देने वाली हुई, फिर मेटाफेज का आया 1 का, फिर मेटाफेज के बाद एनाफेज 1, टीलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस हुआ, खत्म ये पूरा 1 वाला फेज, ये वाले सारे फेज खत्म होने के बाद ये वाले सारे स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। साइटोकाइनेसिस पे एंड होता है। सुमियोसिस टिपिकली लॉन्गर रहते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहते हैं और सब डिवाइडेड है इन पे, किसमें प्रोफेज 1 जो है सब डिवाइडेड है लाजरा पानी दे दे पे, ठीक है। अब लेप्टोप्टीन का स्टेज जो रहता है, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो ग्रेजुअली विजिबल रहता है अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। यहाँ पे क्या है कि मूवमेंट इनिशिएट होता है और कंडेंसेशन होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये मेरा लेप्टोप्टीन पे ही क्या लिपटता है, और ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया मतलब लाइट माइक्रोस्कोप पे ये दिखता है, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप पे तुम देख सकते हो इसका कॉम्पैक्शन जो रहता है क्रोमोसोम्स का, वो कंटिन्यू करता है थ्रू आउट द लेप्टोप्टीन। सिंपल है कि कॉम्पैक्ट। अब जाइगोटीन का ट्रिक है जेड और एस। जाइगोटीन पे साइनेप्सिस होता है, बस यही क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा टेट्राड होता है या फिर बाइवेलेंट, दैट्स इट, और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। जाइगोटीन पे वही क्रोमोसोम पेयरिंग करेगा, साइनेप्सिस बन जाएगा, और क्रोमोसोम्स जो है साइनेप्सिस बना के अपना साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नाम का एक वस्तु बनाते हैं, जिसको ऐसा 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 दिखता है, ठीक है। और बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, बस यही है, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, टेट्राइड बाइवेलेंट फॉर्म होता है, दैट्स इट, ओके। यहाँ पे और अच्छे से हमको क्लियरली देखने को मिलता है। और फर्स्ट 2 स्टेजेस रहते हैं प्रोफेज 1 पे रिलेटिवली थोड़ा सा शॉर्ट रहता है, ओके। अगले स्टेज पे जाते हैं तो हमें पैकाइटिन मिलता है। पैकाइटिन बेसिकली पी और आर से याद करते हैं हम, और यहाँ पे होता है रिकॉम्बिनेशन, मतलब कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी वेरिएशन वगैरह आएगा, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी फेज रहती है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनता है यहाँ पे, और टेट्रा जो है वो क्लियरली विजिबल रहता है, ओके। अपेयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल रहेगा अपना, अलग अलग रहता है और एकदम क्लियरली अपेयर होता है टेट्राड हमारा, ठीक है ना। एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस रहती है, एंजाइम जो रहता है यहाँ पे रिकॉम्बिनेज लगता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेरा डिप्लोटीन प्रोसेस। डिप्लोटीन प्रोसेस पे हमारा कियाजमेटा लगता है, और साइटोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स था ऊपर ये ग्रीन ब्लू ब्लू, ये हट जाता है यहाँ पे और कियाजमेटा बन जाता है, ओके। सो कियाजमेटा क्या है, बेसिकली एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है। सो इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो है उसको हम कियाजमेटा बोलते हैं, ठीक है। साइनेप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स वगैरह टूट जाता है। इसके बाद हमारा आता है इन oocyte, सम ऑफ द oocyte वगैरह वर्टिब्रेट्स जो डिप्लोटीन की रहती हैं वो हॉल्ट कर देती हैं डिप्लोटीन पे फॉर द मंथ्स और ईयर्स, ओके। अब आता है मेरा फाइनल स्टेजेस पे मियोटिक प्रोफेज 1, ठीक है ना। इसको हम डायकिनेसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये मेरा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा होता है, ठीक है ना। बाय द एंड ऑफ ये अपना डायकिनेसिस, न्यूक्लियस जो रहता है डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो रहती है वो भी टूट जाती है, और डायकिनेसिस रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, लाइक मेटाफेज में जाने लगती है चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेरा मेटाफेज 1, जो कि एलाइन वही इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ कोर्स बनेगी जैसे पहले बन रही थी। स्पिंडल का अटैच होता है काइनेटोकोर के साथ, और होमोलोगस क्रोमोसोम है यहाँ पे, ये ध्यान देना, ठीक है। ऐसे ऐसे चलता है। एनाफेज 1 पे वही स्प्लिटिंग होगी, अपना क्रोमेटेड जो है रिमेन एसोसिएटेड रहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे, वही, ठीक है ना, अलग अलग हो जाएगा। इसके बाद जो मेरा टीलोफेज है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर ये सब जो कुछ भी रहता है आ जाता है वापस से, और डायड ऑफ द सेल हमारा बन जाता है, ठीक है ना। अब ये होता है क्या है कि ये अंडरगो करेगा, मतलब जाएगा डिस्पर्जन के लिए, बट ये यहाँ पे होता क्या है कि एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट पे होता है, तो इंटरफेज का न्यूक्लियस वगैरह देखने को मिलता है हमको, ठीक है। इसके बाद इंटरकाइनेसिस नाम की 2 माइटोटिक डिवीजन रहती है, जिसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, जो कि जनरली शॉर्ट लिव्ड रहती हैं, और कोई भी रेप्लिकेशन यहाँ पर डीएनए का नहीं होता ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के बाद हमारा वही प्रोफेज 2 वगैरह चलता रहता है, ठीक है।
अब फिर आता है मेरा मियोसिस 2, जहाँ पे प्रोफेज 2 चलता है। वहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी बाय द एंड ऑफ मेरा प्रोफेज 2, और जो क्रोमोसोम अगेन जो है वो बिकम कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो ये मियोसिस है ना, बेसिकली ये एक्ट करता है लाइक अ इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है ना। इक्वेशनल, यहाँ पे सब कुछ रिड्यूस हो गया था, सब कुछ फट फुट गया है, कुछ ना बचा भाई, एकदम भिखारी हो गया है, ठीक है ना। बट जो कंटेंट है वो अलग अलग डायट के फॉर्म में है अब यहाँ पे, ठीक है। अब मियोसिस 2 पे क्या है, इक्वेशनल डिवीजन, तो जो डायट वगैरह है ये सब यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन जो है जो डिसअपियर हो गई थी बाय द एंड ऑफ प्रोफेज, ठीक है ना, वो क्रोमोसोम अगेन से मेरा कॉम्पैक्ट होने लगा, मतलब कि क्रोमेटिन से क्या हुआ, क्रोमोसोम बनने लगेगा, ठीक है। अब जो ये मेरा मेटाफेज है वो क्रोमोसोम अलाइन करेगा ऑफ कोर्स इक्वेटोरियल प्लेट पे वापस से, या फिर मेटाफेजिक प्लेट पे। एनाफेज पे क्या करेगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर करेगा, ठीक है। सो ये ऐसे ऐसे चलता रहता है प्रोसेस को, ठीक है ना। इसके बाद टीलोफेज 2 पे वही वन सेट जो रहता है इंक्लूज करेगा अपना इन्वेलप के साथ, और फिर 4 अपना डॉटर सेल बन जाएंगे, जैसा मैंने ऊपर दिखाया तुम्हें, ठीक है। लाइक इधर देखोगे ये ऐसा ऐसा सिस्टम चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अब फिर ये दोनों अपना इधर आए, तो यहाँ पे ये हमारा प्रोफेज 1 वगैरह वाला है, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रोफेज 2 का जो पूरा फंक्शन है वो कैसे चल रहा है वो बताया गया है, ठीक है। सो हमारा एट द एंड 4 डॉटर सेल मिलती है, ठीक है, 4 डॉटर सेल। अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इंक्रीज इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी करेगा, कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम होगा, नंबर ऑफ एच स्पीसीज आर अचीव्ड, ठीक है। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, बस यही है, ठीक है ना। समरी में कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, सारा कुछ जो मैंने बता दिया है, उसके अलावा कुछ अलग से आएगा नहीं। एंड आई प्रॉमिस इसके लेक्चर के बाद तुम्हें और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। दिस इज मोर देन इनफ। तुम्हें मैंने डायरेक्टली जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एजरसन बेस्ड, फलाना ढिमकाना बेस्ड, सब कुछ करा दिया यहीं पे, ठीक है ना। और ये सारा जो क्वेश्चन वगैरह है इन सब का ध्यान दे लेना, और थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लेना खुद से, दैट्स इट। PYQ प्रैक्टिस कर लो, सब बन जाएगा एक बार, ठीक है ना। सो यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज तुम्हारा ये सब लेक्चर देखने के लिए, ठीक है। लेट मी नो कि तुम्हें कौन सा अगला लेक्चर चाहिए, ठीक है। बाद में मैं शायद अब नेक्स्ट केमिस्ट्री का डालूंगा स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। सो बाकी अगर तुमको बायोलॉजी के लेक्चर्स देखना हो तो तुम मेरे पूरे चैनल को विजिट कर सकते हो, उसमें मैंने बहुत सारे बायोलॉजी के, फिजिक्स के और मेरे केमिस्ट्री के भी कुछ लेक्चर्स अच्छे अच्छे दिए हैं, जिसमें मैं तुम्हें प्योर एकदम नीट बेस्ड रेडी करता हूँ, जो मैं खुद भाई एकदम प्योर टेस्टेड है, और जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है, ठीक है ना। उससे लाइक बहुत ज़्यादा स्पीड फास्ट होती है। ये बेसिकली मैं चैनल खुद के लिए बना रहा था, क्योंकि मेरे को रिविजन करने पे, सेल्फ करने पे मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। सो आई थॉट लेट्स मेक इट इन टू दिस वे, और फिर इसी वे में क्या हुआ कि मैं जस्ट अपलोड करने लगा वीडियो वगैरह, ओके। सो लेट्स सी क्या होता है आगे, फिर सपोर्ट रहा तो अच्छा ही करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे। सो आ जाओ, पढ़ते हैं, ठीक है।